चलिए दोस्त, बिस्मिल्लाह करते हैं। जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं कंफर्म कर दीजिएगा, आपको वॉइस सही आ रही है? ठीक है जनाब। भजन सेशन शुरू करने जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो पेपर अभी आप देकर आए अच्छे हो गए होंगे। अब क्योंकि हमारा आपका वास्ता FER 1 के हवाले से था, तो ज़रा पूछ लेता हूँ भाई, कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। यस्टरडे मैंने नॉर्थ में क्लास ली थी, तो वो बच्चे तो ये कह रहे थे कि सर बिला वजह आप लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ा दिया। ठीक है। जो पेपर में आना था अब उसी की और प्रैक्टिस करा देते, बहुत था। इतना सारा क्यों पढ़ाया था? हमारा बेटा देखो, पेपर में क्या आना था वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह FER 1 का पेपर बड़ा बैलेंस था। और आपने चाहे रेगुलर में पढ़ा हो, चाहे फास्ट ट्रैक में पढ़ा हो, मेरे हिसाब से आराम से आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर। और पेपर को निकलना भी चाहिए। अगर कोई अपने तौर पे ब्लेंडर करके आया है तो बात अलग है, उसको हम साइड में कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल पेपर पास होने वाला था, और इस पेपर में 50 मार्क्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो 50 मार्क्स तो बेटा हाईली अचीवेबल थे, जो मेरे हिसाब से आप सब ने निकालने नहीं लेने। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मेरिट भी आ रहा है। अब तो 5-5 मेरिट है। ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ एक से ज़्यादा मेरिट आने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो बोल दो यार, क्यों परेशान हो रहा हो? ठीक है। चल बच्चा, अब मामला शुरू करना है बेटा। नया सेशन है, नई क्लासें हैं। और क्योंकि आज पहली क्लास है, तो इंट्रोडक्शन के हवाले से हम बातचीत करेंगे। नॉर्मली जब भी कोई नया सेशन शुरू होता है तो पहली क्लास के अंदर मैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझाकर स्टूडेंट को डिस्कस करता हूँ सिलेबस की डिटेल, और उन टॉपिक की एग्जाम इंपॉर्टेंस भी समझाता रहता हूँ, ताकि फिर वो अपना एक माइंड सेट कर लें कि उन्होंने किस तरीके से इस सब्जेक्ट को प्लान करना है। आपने अभी क्योंकि मार्च की अटेम्प्ट दी है, तो असूलन तो आपकी अटेम्प्ट अगली September 26 में बननी चाहिए थी। लेकिन नई एजुकेशन स्कीम के अंदर, क्योंकि ICAP ने आपके एग्जाम का मंथ चेंज कर दिया है, तो एक दफ़ा आप लोगों को ये थोड़ा सा नुकसान हो रहा है कि आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। लेकिन ये नुकसान सिर्फ एक बार का है। उसके बाद आपको 6-6 महीने पूरे मिलना शुरू हो जाएंगे, या आपके बाद जो भी लोग CA करने के लिए आएंगे कैफ के अंदर, उनको 6-6 मंथ पूरे मिल जाएंगे, फेब और अगस्त। लेकिन अब आपके पास टोटल 5 मंथ अवेलेबल हैं। उन 5 मंथ के अंदर हम आखिरी मंथ को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो कुछ भी करना है बेटा, अब इस रह जाने वाले मंथ के अंदर तैयारी करनी है। इफेक्टिवली आपका मंथ खत्म हो रहा है मार्च का, तो अप्रैल, मई और जून को हम काउंट कर रहे हैं। 3 मंथ आपके पास हैं अपने सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। ना सिर्फ 3 मंथ है, बल्कि आखिरी मंथ, जिसको नॉर्मली हम काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें सबसे बड़ा काम आपने अपना सेल्फ रिवीजन करना है। नंबर 2, आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उसकी तैयारी आपको करनी होती है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट के वर्कशॉप वगैरह लेते हो रिवीजन पर्पस के लिए, तो आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड रखना पड़ता है। तो मैं कहने को 4 महीने हैं, लेकिन आप इसको 3 महीने समझ के चलना, ताकि फास्ट ट्रैक के ऊपर रहते हुए आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर सको। अभी हमारी पहली क्लास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से है, तो हम इस सब्जेक्ट की बातचीत आपसे शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं अभी बात करते हुए कोई टीचर की एलोकेशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा कोर्स 100% मैं ही TSA के अंदर टीच करता हूँ। ठीक है सर। तो आपको मेरे साथ ही वास्ता बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब इस सिलेबस को समझने से पहले थोड़ा सा मामला, एक दो बातों का जरा समझ लेना ध्यान से। ICAP ने अभी चंद दिन पहले सिलेबस में थोड़ा सा चेंज और कराए, कुछ टॉपिक को शफल कराए, लेकिन इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है। ठीक है सर। ये सब्जेक्ट पहले आपका कैफ 3 कहलाता था, एक अटेम्प्ट पहले तक। और जो बच्चे ग्रुप A में आते थे, बहुत सारे बच्चे जो 4 पेपर लेते थे, वो तो कैफ 3 CMA को लेते ही लेते थे। प्लस कुछ बच्चे अपने शौक की खातिर भी सब्जेक्ट को उठाते थे, क्योंकि सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है सर। और आपकी नॉलेज को बहुत इन्हांस कर देता है, तो लिहाजा बच्चे इसको उठाकर अपने तौर पे पास करने की कोशिश करते थे और कर भी लेते थे। करने वाले 4-4 पेपर एक साथ निकालते थे ग्रुप A के, उसमें CMA भी शामिल होता था। बाद में ICAP ने नई स्कीम के अंदर इसको उठा के ग्रुप B में डाल दिया है। अब ग्रुप B में जाने की वजह से, और पिछली अटेम्प्ट तक ये रेस्ट्रिक्शन भी थी कि जब तक आपके ग्रुप A के 2 पेपर नहीं निकलेंगे, आप ग्रुप B को अटेम्प्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, रेस्ट्रिक्शन रिसेंटली आईकेएम ने रिमूव कर दी, लेकिन इसी वजह से पिछली अटेम्प्ट में क्या हुआ, वो बच्चे जो कि कॉस्टिंग को लेना चाह रहे थे और कैफ में नए नए आए थे, वो कॉस्टिंग को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक दो पेपर निकलेंगे नहीं वो कॉस्टिंग को अटेम्प्ट कर नहीं पा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अब ग्रुप ए के साथ कॉस्टिंग को भी उठा रहे हैं। ठीक है सर। फिर आईकैप ने एक एडवाइस दी है, लेकिन वो सिर्फ एडवाइस है, बाद बच्चे उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे आईकैप ने कहा कि भाई आपकी एडवाइस ये है कि अब क्योंकि ऑप्शन खुल गया है, आप चाहे ग्रुप बी के पेपर पहले ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर देना कि FER1 पढ़े बगैर आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को पिक करने की कोशिश करो, समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से एडवाइस क्या दी उन्होंने कि अगर आप ऑडिट का पेपर लेना चाह रहे हो तो बेहतर होगा पहले आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को पढ़ लो। इसी तरह से एक एडवाइस क्या है उनकी, अगर आप कैप 7 BIA का पेपर लेना चाहते हो तो बेहतर होगा पहले आप क्या कर लो, कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ लो। उन्होंने ये नहीं बोला है पास कर लो, पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो। होगा क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनकी बेसिस पर आपकी BIA के टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप उनको लेके चलोगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो सर, ये कंपलसरी नहीं है कि पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पास करो तो BIA में अपियर हो सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है सर। अब क्या है, सिर्फ अगर आप पढ़ लोगे तो आपको BIA ऑप्ट करने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर। अब बेटा, इसका जो सिलेबस है वो आईकैप ने बड़ा लंबा चौड़ा रखा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद रखना वक्त पे कंप्लीट होगा अगर आप कोऑपरेट करोगे। ठीक है सर, और इंशाल्लाह अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे बाज बच्चे एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि सर पहले ये CMA कहलाता था और नई स्कीम में आईकैप ने इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया है, इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो बेटा आईकैप ने हमें जो लॉजिक बताई है मैं आपसे वही शेयर कर लेता हूँ। आईकैप ने कहा देखें सर, होता क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम सिर्फ यहीं पे नहीं पढ़ाते, ACCA करें लोग, सेमा करें या कोई और इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन करें, सब जगह पे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पर इस सब्जेक्ट का नाम नॉर्मली मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट या कुछ CA क्वालिफाइड लोग जब अब्रॉड जाते हैं और या किसी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं, तो वहां पे वो अपनी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन की बेस पर एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। ठीक है सर। अब ऑब्वियसली जो पेपर आपका यहाँ पास है वो ACC में भी पास होना चाहिए, सीमा में भी पास होना चाहिए, लेकिन सम टाइम उन्हें कह दिया जाता है कि हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर और आपने क्या पास किया भाई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दो हालांकि सिलेबस कंटेंट कमोबेश सेम है, लेकिन क्या है वो नाम के डिफरेंस की वजह से कुछ बच्चों को एग्जेम्पशन क्लेम नहीं हो पाती थी। भाई ने कहा है वो झगड़ा खत्म कर देते, जो ओल्ड सिलेबस था वही सिलेबस अभी भी है, कोई चेंज नहीं करा है सिलेबस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसको कॉस्ट अकाउंटिंग से चेंज करके इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग से नाम दे दिया है। पेपर के पैटर्न में इन्होंने अभी इस अटेम्प्ट से एक चेंज करा है। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर MCQs नहीं आते थे, इस अटेम्प्ट से इन्होंने MCQs को भी इंक्लूड कर दिया है और अब पैटर्न बिल्कुल वही कर दिया है जो आप FER1 का अभी देकर आए हो। वही दो सेक्शन आपको मिलेंगे, सेक्शन A एंड B। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सेक्शन A मिलेगा MCQs के साथ, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको सेक्शन B मिल जाएगा। ठीक है सर। पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का पहले से दिमाग में आप बिठा लो, हमेशा लेंदी होता है, हमेशा हमेशा। ये कभी नहीं होता कि कोई बच्चा 3 घंटे से पहले पेपर को सॉल्व करके बैठ जाए। हर कोई थोड़ा सा परेशान निकलता है कि सर टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इसके लिए एक ही तरीका है कि आप क्लासेस के अंदर और अपने तौर पे जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से हमें टाइम को सेव करना है, कौन सी वर्किंग हमें लिख कर करनी है और कौन सी वर्किंग हमें सिर्फ कैलकुलेटर पे करनी है बेटा। ठीक है सर। आईकैप ने सिलेबस को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 एरिया में डिवाइड किया हुआ है। सिलेबस की कॉपी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इनका पहला एरिया, जिसको ये नाम दे देते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, और इसके लिए इन्होंने एग्जाम की वेटेज रखी हुई है 35 से 45 मार्क्स के लिए। सेकंड एरिया जिसको ये कह देते हैं कॉस्ट फ्लो, इसकी एग्जाम वेटेज 20 से 30 मार्क्स के लिए रखी हुई है। और लास्ट एरिया कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, ये 30 से 40 मार्क्स के लिए है।
एक एक टॉपिक अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। टॉपिक की थोड़ी बहुत ब्रीफ समरी आपको समझा रहा हूं, उनकी एग्जैम इंपॉर्टेंस भी समझा रहा हूं। लेकिन एक बात दिमाग में पहले से बिठा लें, ये जितने चैप्टर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं इनके सेपरेट इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं और इनको मर्ज करके भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वही बात है जब हम IAS 16 में करते थे कि IAS 16 के अपने क्वेश्चन भी आते हैं। उसी IAS 16 को ये लोग IAS 20 के साथ मिला देते हैं, 23 के साथ मिला देते हैं, कभी 36 से मिला देते हैं, कभी 40 के साथ मिला देते हैं। इसी तरीके से कोई भी टॉपिक किसी के साथ मर्ज होके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है सर जी। अब इधर पहला एरिया बेटा, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। पहले यहीं पे रुक जाओ, वर्ड आ रहा है प्रोडक्शन। ठीक है सर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो आपको मेन काम डिस्कस करना है, पढ़ना है, समझना है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के हवाले से करना है। हम जब इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ना समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वहां और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी बात क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉर्मली चीजों को मैन्युफैक्चर करके बेच रही हैं। वो एक चीज जानना चाहती हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर मैं गाड़ियां बना के बेच रहा हूं, मेरा हक बनता है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इन्वेंट्री में जो कार बन रही है वो कितने की बन रही है। अगर मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए वो फर्नीचर की कॉस्ट क्या है। अगर मैं मोबाइल बनाकर बेच रहा हूं तो मैं जानना चाहता हूं उस मोबाइल की कॉस्ट क्या है। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर मेन काम आपका एक है, कॉस्ट से रिलेटेड बातें आपको समझनी है बस। कॉस्ट से रिलेटेड बातों को समझने के लिए तीन काम पूरे सिलेबस में आपने करने, तीन काम बस। नंबर 1, आपको कॉस्ट की प्लानिंग करनी है। नंबर 2, आपको उसकी कंट्रोलिंग करनी है। और फिर उस कॉस्ट को प्रॉफिटेबल वे में रिकवर करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। तो तीन की वर्ड हैं जो आप पूरे सेशन में सीखोगे। अभी से रट लो, कौन कौन से? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ और सिर्फ यही काम है। वो आपको प्लानिंग करना सिखाती है, वो आपको कंट्रोलिंग करना सिखाती है, और वो आपको डिसीजन मेकिंग करना सिखाती है। यहीं पर बेटा एक दो बातें थोड़ी सी और दिमाग में डाल लो। आज आप पढ़ना शुरू कर रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ और है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ और है। अगर यहीं पर एक दो डिफरेंस ऐसे डिस्कस कर लूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली आप लोग परफॉर्म करते हो पास्ट की। पहले कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, फिर आप उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने बैठ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, परचेज हो गई, एंट्री बना लो भाई। सेल हो गई, एंट्री बना लो। ईयर एंड हो गया, बैठकर उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लो। आपने कहा सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना सिर्फ हम पास की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बल्कि हम फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज जिसको हम कहते हैं बजटिंग। आपने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी बजट नहीं बनाए। ठीक है सर, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि फ्यूचर की प्लानिंग करे, फ्यूचर के बजट बनाए। इसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप जो ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हो, ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो नॉर्मली मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। 5 लाख की सेल हो गई, एंट्री बना लो। 2 लाख की परचेज हो गई, एंट्री बना लो। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग की जाती है, बल्कि इसके अंदर एक्टिविटीज की भी अकाउंटिंग की जाती है। किसकी? एक्टिविटीज की भी। मिसाल दे रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते थे? सर 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है, ये तो हो गया आपकी कॉस्ट। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये भी कंट्रोल देखते हैं कि जो आपने 10 लाख की इन्वेंट्री प्रोड्यूस करी वो कितने यूनिट थे, हर यूनिट की कॉस्ट क्या थी। एग्जाम्पल बदलते हैं। सर आपने कहा इस वक्त सर माजिद पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए कोई ना कोई TSA की कॉस्ट लग रही है। ये तो हो गई, हमने रुपीस में मॉनेटरी टर्म में बात कर ली। अब अगर TSA वाले इस तरह बोले हम इस वक्त एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, रूम का नाम है S2। वो अपने अकाउंटेंट से पूछे हम जानना चाहते हैं एक साल के अंदर रूम S2 के अंदर कितने घंटे क्लासेस होती हैं। आपने कहा माजिद इन घंटों की हमें कोई एंट्री तो नहीं बनानी है, लेकिन हम इसकी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, इसकी कंट्रोलिंग करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स कितने बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये रिसोर्स बेहतर तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, ज्यादातर रूम खाली पड़ा हुआ है, तो हम उसको किसी और प्रॉफिटेबल काम में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है सर।
और अगर इस रूम के अंदर ज्यादा कैपेसिटी है तो वो तमाम क्लासेस जो कि ज्यादा बच्चों के साथ हो रही होती है हम इस रूम में लाने की कोशिश करें, ताकि कम कॉस्ट के ऊपर हम अपने रूम को या कम एक्टिविटी के ऊपर अपने रूम से ज्यादा बेनिफिट को रिकवर कर सकें। तो यहाँ पे एक्टिविटीज की अकाउंटिंग भी हो रही होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। हम इंशाल्लाह इसी बात से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करनी है, तो आप लोगों ने पीआरसी में चैप्टर पढ़ा हुआ है इन्वेंट्री का। वहां पे जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करते थे तो आप तीन कॉस्ट का जिक्र करते थे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी भी चीज को जब बनाने के लिए बैठती है तो सबसे पहले वो मटेरियल की कॉस्ट लगाती है। सर, कपड़ा बनाना है, ठीक है, धागा चाहिए होगा। शर्ट बनानी है, कपड़ा चाहिए होगा। फर्नीचर बनाना है, लकड़ी चाहिए होगी। ये आपकी मटेरियल की कॉस्ट। और मटेरियल फ्री का तो आता नहीं है। मटेरियल लाने से आप फिनिश गुड नहीं बना पाओगे। फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर भी चाहिए, लेबर। उस फर्नीचर पे पॉलिश करने वाली लेबर भी चाहिए, और लेबर फ्री में काम नहीं करती, वो भी काम करने के पैसे लेती है। तो मैन्युफैक्चरिंग की पहली कॉस्ट कौन सी है आपकी? मटेरियल की कॉस्ट। सेकंड कॉस्ट लेबर की कॉस्ट। और थर्ड कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन ओवरहेड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपकी जितनी भी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है वो सब प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाता है। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है, इनडायरेक्टली लग रही है, वो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त हमारी क्लास चल रही है। क्लास एक रूम में हो रही है। मान लो ये बिल्डिंग रेंट पर है, तो आप इसका रेंट पे कर रहे हो क्लासेस करवाने के लिए। अगर बिल्डिंग अपनी है तो वक्त के साथ डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है सर, एसी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रही है। ये भी तो वो कॉस्ट है जो आपको पढ़ाने के लिए कंज्यूम की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं आपको इस तरह बोलूं, इस मोबाइल को बनाने के लिए 200 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हुई है। अब आप ऐसे देखोगे, सर माजिद बिजली कहीं नजर नहीं आ रही, कहां लगी हुई है? डायरेक्टली नहीं लगी हुई, इनडायरेक्टली लगी हुई है इसको बनाने के लिए। एग्जाम्पल बदल दो। कोई बिरयानी पका के बेच रहा है, कॉमन एग्जाम्पल, वो भी कह दे बिरयानी पकाने के लिए 1000 रुपए की गैस कंज्यूम्ड हो गई। अब बिरयानी खाते वक्त आपको चावल नजर आ रहे हैं, चिकन नजर आ रहा है, लेकिन आपको गैस तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। लेकिन वो क्या बोलेगा बिरयानी पकाने वाला? ओ भाई, गैस भी तो लग गई, 1000 रुपए की गैस लग गई इस बिरयानी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जब वो मालूम करेगा ये टोटल बिरयानी कितने की बनती है, क्या सिर्फ चिकन और चावल के पैसे जोड़ेगा? तो क्या बोलेगा, इसे बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगा, उसे भी कॉस्ट में डालेगा। इसे बनाने के लिए कोई लेबर लग गई, वो लेबर के पैसे भी कॉस्ट में डालेगा। और साथ साथ ये भी तो बोलेगा इसको बनाने के लिए कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लग रही है, उसे भी कॉस्ट में डालेगा। यही से एग्जाम से हमें सवाल आता है, सर माजिद हमें तो मटेरियल की कॉस्ट निकालनी नहीं आती। आपके सिलेबस में 2 चैप्टर डाल दिए मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए। सर हमें तो लेबर की कॉस्ट अभी कैलकुलेट करना ही नहीं आती, आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर डाल दिया लेबर कॉस्ट के नाम से। सर हमें तो ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट करना ही नहीं आती, आपके सिलेबस में 3 चैप्टर डाल दिए कि किस तरीके से आप ओवरहेड की कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे। तो हमारे पास जो शुरू के चैप्टर हैं वो मटेरियल लेबर ओवरहेड समझने के लिए हैं। जब आपको समझ में ये सारी बातें आ जाती हैं, फिर इन चैप्टर की एप्लीकेशन शुरू होती है। बहुत सारे कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, वो आपको समझने पड़ते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आगे निकलो तो फाइनली हमारे एरिया का लास्ट काम होता है, वो कहलाता है डिसीजन मेकिंग। तो आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर डाल दिए जिनके जरिए आप डिसीजन मेकिंग को समझने की कोशिश करते हो। अब बेटा देखते हैं कि हमारे सिलेबस की डिटेल क्या है। आ जाइए पहली एरिया में, इसको कहते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। और इसके अंदर इन्होंने 35 से 45 मार्क्स तक की वेटेज रखी हुई है। इसमें 2 चैप्टर तो इन्होंने इन्वेंट्री से रिलेटेड रखे हुए हैं। एक चैप्टर इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में रखा हुआ है, बुक का पहला ही चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से। और एक चैप्टर और है, वो उन्होंने बुक के बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से। जो इससे पुरानी वाली बुक थी, एक अटेम्प्ट पहले तक, उसमें पहला चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का था, लेकिन अब उसको सही जगह पे ले गए, बिल्कुल लास्ट में लेकर आ गए। आपका पहला चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। आजकल ये चैप्टर एग्जामिनर को जरूरत से ज्यादा पसंद आ रहा है, और इस टॉपिक पे सवाल और मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स हो गई हैं।
इस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है। इस टॉपिक में अच्छी बात क्या है, जो कुछ भी आपने पीआरसी में पढ़ा था सब कुछ वही है, लेकिन जरा एडवांस लेवल का है। इस चैप्टर में आपको पहले तो यह बताया जाएगा इन्वेंट्री होती क्या है, फिर बताया जाएगा इन्वेंट्री आती है, बिक जाती है या इस्तेमाल हो जाती है तो बच जाती है। बचने वाली इन्वेंट्री की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, इसके लिए पहले तो वो आपको मेजरमेंट का रूल याद दिलाएगा कि इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस्ट और एनआरबी को आपस में कंपेयर करना पड़ता है। फिर आपको समझाएगा कॉस्ट के एलिमेंट क्या होते हैं, कॉस्ट के लिए कुछ फॉर्मूले याद दिलाएगा, फीफो मेथड याद दिलाएगा, वेटेड एवरेज मेथड याद दिलाएगा, परपेचुअल सिस्टम याद दिलाएगा, पीरियोडिक याद दिलाएगा, फिर एनआरबी की बातें सिखाएगा, फिर उनकी एंट्री सिखाएगा। जब आप ये बातें पढ़ोगे तो जिसका पीआरसी एग्जाम नहीं था, जिसने पूरा पीआरसी पढ़ा है, वो क्या बोलेगा, सामाजिक जितनी बातें आप बोल रहे हो ये सारी बातें हमें पहले से पता है, ये जो बोल रहा हूँ चैप्टर पढ़ा हुआ है। लेकिन अब जब इसको अप्लाई करने बैठोगे पीआरसी की नॉलेज पे, इसके क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन काफी एडवांस है। पीआरसी के अंदर जो क्वेश्चन करते थे इन्वेंट्री के चैप्टर में, वो ज्यादातर करते थे फिनिश गुड की, परचेस करा सेल करा, परचेस करा सेल करा। यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ज्यादातर मटेरियल के हवाले से होती हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर उसे प्रोडक्शन के कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी परचेस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी परचेस कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल को परचेस करने की एंट्री डिफरेंट है, इनडायरेक्ट मटेरियल को परचेस करने की एंट्री डिफरेंट है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? परचेस करने की एंट्री दोनों की सेम है, लेकिन जब उस मटेरियल को हम इस्तेमाल करने जाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल को रिकॉर्ड करने की एंट्री कुछ और है, इनडायरेक्ट मटेरियल को इस्तेमाल करने की एंट्री कुछ और है। इसी तरह से बेटा यहां पर आजकल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन टेबल भी मांग रहे हैं। याद होगा हम इन्वेंट्री के अंदर लेजर कार्ड बनाते थे अक्सर, और लेजर कार्ड के अंदर इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते थे परपेचुअल सिस्टम के अंदर। दो अटेम्प्ट ऐसी गुजरी हैं, मार्च 25 में भी और सितंबर 25 में भी उसने इन्वेंट्री कार्ड 10 मार्क्स के लिए मांगा है, और उसमें जो एडजस्टमेंट है साथ साथ उनकी एंट्रीज भी मांगी है। जब आप ये काम कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपका पीआरसी वाला रिवीजन होगा और थोड़ा सा मामला और एडवांस हो जाएगा। फिर इन्होंने सिलेबस का एक चैप्टर और इन्वेंट्री के नाम से रखा हुआ है, लेकिन अब नए सिलेबस में बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है और उसको मिला दिया डिसीजन मेकिंग के साथ। आप मेरे इस ग्रिड का लास्ट एरिया देखो, लास्ट चैप्टर एरिया में आ रहा है दो चैप्टर, एक का लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और एक आपके पास लिखा हुआ है सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। इनके आगे ब्रैकेट बना के मैंने लिख दिया है कि बुक में ये चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से है। सिलेबस शुरू होने से पहले ही बोल रहा हूं, मेरी तरफ से आप चाहे तो लिख लो कि ये आपके पेपर का कंपलसरी क्वेश्चन है। यानी मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है सर, और जितनी आपकी एज नहीं हो ज्यादा मैंने पढ़ाया है बेटा, ठीक है सर, तो ये लोग जब पेपर बनाने बैठते हैं मेरा ख्याल है ऊपर लिख लेते हैं पहले कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बगैर तो हमने पेपर बनाना ही नहीं है। ये वही बात मैं कर रहा हूं, जब ये FER 1 बनाने बैठते होंगे ऊपर क्या लिख देते होंगे, IS 16, इसके बगैर हमने पेपर बनाना ही नहीं है। इसी तरीके से यहां पर भी इन्होंने EOQ का सवाल डालना ही डालना है। मैंने तो ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं देखी जहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल ना आया हो। इवन मार्च 25 और सितंबर 25 दोनों के अंदर दो दो क्वेश्चन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के आए हुए। बहुत जबरदस्त चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखना है। अब इन्वेंट्री को मैनेज करना क्या सीखना है भाई? बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री आती रहती है, इस्तेमाल होती रहती है, बचती रहती है, ठीक है सर। आपने यहां पे इन्वेंट्री की कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखना है, उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करना सीखना है। प्लानिंग क्या है बेटा? इसके लिए हम एक मैथमेटिकल मॉडल इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो हमें यह बताता है कि आप जब भी इन्वेंट्री को परचेज करने जाओ, एक ऑर्डर में एक दफा में कितनी इन्वेंट्री परचेज करके लाओगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसके लिए आपको सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। ठीक है, रफ सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको घर के लिए कुछ सामान परचेज करना था, आप मार्केट गए हुए थे। फॉर एग्जांपल आपको मीट परचेज करना था, कोई भी मीट का गोश्त लेना था आपको। आपने बहुत सारा मीट परचेज करा, बल्क में परचेज करा, घर में लेकर आ गए। अम्मी ने कहा इतना सारा गोश्त एक साथ क्यों लेकर आ गए? आपने कहा अम्मी बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, बार बार मार्केट जाते हैं पेट्रोल के पैसे लग जाते हैं।
अम्मी ने कहा बेटा पेट्रोल बचाने के चक्कर में तुमने मुझे फंसवा दिया, इतना सारा गोश्त लेकर आ गए हो। ठीक है, मान लो घर में डीप फ्रीजर भी है, फ्रिज भी है, हम थोड़ा थोड़ा गोश्त लाते थे, फ्रिज में डीप फ्रीज कर दिया करते थे। अब इतने सारे गोश्त को रखने के लिए डीप फ्रीजर को ऑन करना पड़ेगा। अब वो डीप फ्रीजर चलेगा, इतना सारा गोश्त उसमें भर दिया जाएगा, जिसे इस्तेमाल करते करते शायद हमें पूरा महीना लग जाएगा। अब इसको स्टोर करना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा। अब इसको होल्ड करने के लिए बिजली कंज्यूम्ड होगी, और आजकल बिजली भी इतनी सस्ती नहीं है। अब तुम माने थोड़े से पेट्रोल के पैसे बचाने के चक्कर में तुमने बिजली के पैसे क्या कर दिए, बहुत ज्यादा बढ़वा दिए। इसको हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई। कौन सी कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट। आप इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हो, होल्ड करने वाले खर्चे बढ़ गए। आपने कहा अपनी गलती हो गई, अब मैं इतना सारा मामला अगली बार नहीं करूंगा। जब वो गोश्त खत्म होने लगा, आप फिर मार्केट में गए, बिल्कुल थोड़ा सा गोश्त लिया है, इतना लिया है एक आध दिन चल जाए। खत्म होने लगा, फिर लिया है, फिर लिया है। महीने के आखिर में अब्बू ने ऐसे ही बोला, बेटा तुम्हारी बाइक के पेट्रोल के पैसे मैं देता हूँ, इस महीने पेट्रोल का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तुम्हारा। आपने कहा अब्बू दो वजह है, नंबर वन, एक तरफ तो पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इसलिए भी पेट्रोल के पैसे आपको ज्यादा लग रहे होंगे, और दूसरी तरफ अम्मी को देखें बार बार मुझे मार्केट भेजे जा रही हैं, उनको समझा रहा हूं एक साथ गोश्त मंगवा ले, वो मंगवाती नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है अब्बू के पॉइंट में से सोचो, अगर वो एक साथ बहुत सारा मीट मंगवाते हैं, इन्वेंट्री मंगवाते हैं घर में इस्तेमाल करने के लिए, होल्डिंग वाले खर्चे बढ़ जाते हैं, ऑर्डरिंग वाले कम हो जाते हैं। और अगर वो बार बार बच्चे को भेज रहे हैं सामान मंगवाने के लिए, तो पेट्रोल के पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन होल्डिंग वाले खर्चे कम हो जाते हैं। अब अब्बू ने आपके आगे एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक मामला रखा, आप फैसला करो हमें एक दफा में कितनी इन्वेंट्री परचेज करके लानी चाहिए। बहुत ज्यादा परचेज करते हैं, होल्डिंग कॉस्ट खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। बार बार परचेज करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी बढ़ सकती है। हमें इन दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, और बैलेंस आउट करने के लिए हमने अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक मैथमेटिकल तरीका बनाया, उसका नाम है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये तरीका हमें समझाता है कि आप जब भी इन्वेंट्री को परचेज करने जाओ, एक ऑर्डर में एक दफा में कितनी क्वांटिटी परचेज करके लाओ। यही वो पॉइंट होता है जहां पे आप अपनी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हो। आपने कहा समाजित ये हमारा काम है, हाँ ये हमारा काम है। अब समझ को समझना, हम बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं एक ऑर्डर में कितना सामान परचेज करके लाएं, ऐसी कोई प्लानिंग हमारा कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं करता। फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या बोलेगा, हाँ भाई कितना खरीदा, 10 लाख का, वो एंट्री डाल देगा परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट। लेकिन कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, कॉस्ट को बचाने के लिए इसकी जो प्लानिंग कर रहा है, कॉस्ट को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहा है, वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो दोनों का काम करने का ऑब्जेक्टिव जरा डिफरेंट तरीके से है। हम लोग बेटा जब इस सेशन को शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास से, तो हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, बात मैं ही कर रहा था कि इंशाल्लाह जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है सर, ताकि हमारी इन्वेंट्री का एरिया कवर हो। ये दो चैप्टर पढ़ोगे तो इन्वेंट्री की प्लानिंग और कंट्रोलिंग प्लस डिसीजन मेकिंग आपकी समझ में आएगी। सिर्फ मटेरियल को परचेज कर लेने से तो आप फिनिश गुड नहीं बना पाओगे, इसके लिए अब आपको लेबर से भी काम करवाना पड़ेगा। तो फिर हमारे सिलेबस में एक और चैप्टर डाला गया लेबर कॉस्टिंग के नाम से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्प्रिंग 22 से लेकर आज तक कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं है जिसमें लेबर का क्वेश्चन इन्होंने ना पूछा हो। इस बार भी लेबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है सर, बात बच्चे की समझते हैं। सर लेबर के बारे में टीचर हमें नया क्या पढ़ा देगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर काम करती है, काम करने के पैसे लेती होगी, और काम करने के पैसे शायद फिक्स सैलरी पे लेती होगी। महीना खत्म हो, उसकी जो भी फिक्स सैलरी आप उसको दे दो। देखिए, अगर आप लेबर को फिक्स सैलरी पे लेके बैठे हुए हो, फिर तो आप उसके अंदर प्लानिंग ज्यादा कर नहीं पाओगे। लेबर कम काम करे, ज्यादा काम करे, सैलरी फिक्स्ड है, आप उसको बचा नहीं पाओगे। एक ऐसी कॉज जिसको आप बचा ही नहीं सकते, उसकी प्लानिंग आप क्या कर रहे हो? हमारे जो सवालात होते हैं ना बेटा, उसके अंदर लेबर को पेमेंट करने के लिए फिक्स सैलरी पे काम नहीं करवाता। वो पेमेंट के कुछ मेथड हमें बताता है, और दो कॉमन मेथड है जो नॉर्मली हमें बताता है। कभी कहता है लेबर आवरली बेस पर काम कर रही है, और कभी कहता है लेबर यूनिट बेस पे काम कर रही है। रफ सी एग्जांपल समझना, मैं सर माजिद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मुझे पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें एक तरीका ये भी हो सकता है सर माजिद से पर आवर का रेट तय कर लो।
सर माजिद 1 घंटे पढ़ाओ, आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब जितने घंटे आप पढ़ाओगे हम आपके पर आवर के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटे पढ़ाओ, 1 घंटे पढ़ाने के आपको 500 रुपए मिलेंगे। 1 घंटा पढ़ाओगे 500 रुपए एक बार मिलेंगे, 2 घंटे पढ़ाओगे 500 रुपए 2 बार दे देंगे आपको। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो माजिद ऐसे बात कर लेते हैं, आप जितने स्टूडेंट को पढ़ाओ एक स्टूडेंट के पैसे तय कर लो। एक स्टूडेंट हो वो पैसे ले लो, दो हो वो पैसे 2 बार ले लो। इसी तरह से अगर लेबर काम कर रही है फैक्ट्री के अंदर, आप उसे पर आवर का रेट तय कर लो। अब लेबर जितने घंटे काम करे पर आवर के हिसाब से पे कर दो। या ये कह लो और भाई तुम लोग कोई चीज बनाते हो, एक चीज बनाने के तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे, अब जितनी चीजें बनाते जाओ इतनी बार तुम 50 रुपए ले लेना। लेबर काम करती है, काम करने के पैसे लेती है, पहले तो आपको उसकी बेसिक पेमेंट कैलकुलेट करना सीखनी है। दूसरा, इस चैप्टर में आपको लेबर को ओवर टाइम भी कभी कभी करवाना पड़ता है। ओवर टाइम क्या होता है? सर नॉर्मल हालात में कोई भी फैक्ट्री में काम करने का कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है, मान लो 9 to 5। लेकिन कभी कभी आपको लेबर का काम और करवाना होता है। मान लो आज लाइट बहुत चली गई, आपने कहा यार प्रोडक्शन अचीव ही नहीं हुई। अब प्रोडक्शन को अचीव करवाने के लिए लेबर को 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ेगा। अब आप लेबर से रिक्वेस्ट कर रहे हो यार कि 5 बजे के बाद रुक जाओ, ओवर टाइम कर लो, ज्यादा टाइम लगा लो। लेबर है, खुशी खुशी ओवर टाइम कभी भी नहीं करेगी। क्या बोलेंगे? ओ भाई मशीनों पे काम कर रहे हैं, थक गए, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, तुम्हारी तरह एसी वाले कमरे में थोड़ी बैठे हुए हैं। हमारे घर जाने का टाइम है, अब तुम बोल रहे हो और रुक जाओ। अंकल कहती है इनको अगर रोकना जरूरत है तो इनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। अब मान लो आपने इस तरह बोला, नॉर्मल टाइम में आपको 1 घंटे के हम 200 रुपए देते हैं, अगर 5 बजे के बाद रुकोगे तो आपको और पैसे बढ़ा कर देंगे। तो ओवर टाइम की पेमेंट अमूमन ज्यादा ही कर दी जाती है। क्या हमें ओवर टाइम की पेमेंट ज्यादा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसकी भी बकायदा पूरी प्लानिंग होती है, तो आपको यहां समझनी पड़ती है। और अगर दे रहे हो तो वो पेमेंट कैलकुलेट कैसे होती है। बात और बदलो, इस चैप्टर में आपको एक और चीज सीखनी है बेटा, वो है लेबर के इंसेंटिव प्लान, लेबर के बोनस प्लान। लेबर काम करती है, लेकिन क्या है, अगर लेबर को मोटिवेट रखोगे तो मोटिवेट रहने के बाद वो आपको और ज्यादा एफिशिएंसी दिखा सकती है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 11-11 दोनों टीमों के। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब उन 22 प्लेयर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, उनमें से कोई एक होता है जो मैन ऑफ द मैच या मैच ऑफ द प्लेयर कहलाता है। उसे कोई बोनस दे दिया, मॉनिटरी रिवॉर्ड दे दिया, कोई ट्रॉफी दे दी, क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाता है। और मान लो अच्छे लोग हैं सारे 22 के 22 और पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, यार अगली बार हम भी कोशिश करेंगे कि हमें भी ऐसा मॉनिटरी रिवॉर्ड मिल जाए, हमें ऐसा कोई शील्ड ट्रॉफी मिल जाए। आप लोग अभी एग्जाम देकर आए हो, आईकेएफ आपको मोटिवेट रखना चाहता है। इसके अंदर क्या है, मेरिट डाल दिए, गोल्ड मेडल डाल दिए कि आपने जो अच्छा परफॉर्म करेगा सर वो मेरिट ले आएगा। मेरिट सबको नहीं दे रहा है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मेरिट एक क्राइटेरिया बनाया। इसी तरीके से लेबर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ये लेबर को बोनस मिले, इनको इंसेंटिव मिले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बोनस फॉर द सेक ऑफ बोनस दे दे। मिसाल दे रहा हूं, अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर दौर में ज्यादा, अब वो ज्यादा ही हो गई है। लेबर आके बोले सर बोनस दे दें, मैंने कहा क्यों? हमने कहा महंगाई बहुत है। तो आप मैनेजमेंट बन के सोचो क्या बोलोगे, यार मैं तुम्हें अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे दूंगा तो मेरी जगह बैठ के सोचो उसको रिकवर कहां से करूंगा, उसका मुझे क्या फायदा है, मैं उसको रिकवर कैसे करूं, वापस कैसे लेकर आऊं, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेबर डीमोटिवेट हो गई। मैंने कहा भाई तुमको डीमोटिवेट भी नहीं रखना है, एक काम कर लेते हैं, हम कोई ऐसा प्लान बनाते हैं एफिशिएंसी बेस्ड कि ये लोग कुछ अच्छा काम करें। जब ये अच्छा काम करेंगे उससे हमारा फायदा होगा, और उसी फायदे के रिजल्ट में हम इनको क्या दे देंगे, कुछ बोनस दे देंगे। मिसाल दे रहा हूं, हमने कहा भाई हम ये मोबाइल बनाकर बेचते हैं, नॉर्मली इस मोबाइल को 5 घंटे में बनना चाहिए, ये इसका बनाने का एक नॉर्मल टाइम है। हमने लेबर को बोला बोनस चाहिए, हमने कहा हाँ। हमने कहा 5 घंटे से पहले बना के दिखाओ। अगर तुमने टाइम बचाया, टाइम सेव्ड करा, तो टाइम सेव्ड होने का मतलब है हमारी कॉस्ट बच गई। और अगर कॉस्ट बचेगी हम उसमें से तुम्हें क्या दे देंगे, कुछ बोनस भी दे देंगे इंसेंटिव के तौर पे। अब सब लेबर मोटिवेट हो गई, सब लग गए एफिशिएंसी दिखाने में, टाइम को बचाने में। जिसका टाइम बच रहा है किसी भी शक्ल में उसको कुछ ना कुछ बोनस दिया जा रहा है। कैसे बोनस देना है, किस तरीके से देना है, ये सब कुछ भी आपके सिलेबस में शामिल है।
फिर इन्होंने बेटा सिलेबस में लेबर के अंदर एक चीज और इंक्लूड करी, जिसका इस बार भी क्वेश्चन आया है। उसे हम कहते हैं लर्निंग कर्व थ्योरी। जबरदस्त चीज है। ये पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, लेकिन ऑटम 14 से इसको यहां पे लेकर आ गए, और अब तक पेपर में 6 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। इस बार भी आया है। तो ये क्या होता है? लर्निंग कर्व थ्योरी इस कॉन्सेप्ट का नाम है कि अगर लेबर कोई ऐसा नया काम पहली बार करे जो कि रिपीटेटिव नेचर का हो, नया काम बार 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 करना है, और उस काम में कोई सीखने की गुंजाइश हो, तो लेबर की कितनी कॉस्ट सेव करने में कामयाब हो जाओगे। देखें, जब कोई नया काम आता है ना पहली बार, नेचर है, क्योंकि इंसान उस काम को सीखा हुआ नहीं होता, तो पहली बार में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। मान लो सिलेबस में कोई नया टॉपिक आ गया, मैं खुद भी पहली बार पढ़ा रहा हूं, अंदाजा नहीं था कैसे पढ़ाऊं। हाँ, टॉपिक की नॉलेज थी, ये समझ में नहीं आया था पढ़ाऊं कैसे। मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मान लो पढ़ाने में 15 घंटे लग गए। अब वही टॉपिक मुझे नॉर्थ कैंपस में दोबारा पढ़ाना था। अब क्योंकि एक बार पढ़ा चुका था, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि मेरे कौन से एग्जाम्पल को स्टूडेंट ने बिल्कुल इंजॉय नहीं करा। मैंने कहा ये एग्जाम्पल अगली बार दूंगा ही नहीं। मैंने कहा हैंड आउट में 10 सवाल दिए थे, एक बार जब मैंने करवा दिया वो हैंड आउट पूरा, अंदाजा हुआ दो क्वेश्चन कुछ मिलते जुलते से हैं, अगर मैं उसमें से एक पॉइंट हटा दूं और वो पॉइंट दूसरे क्वेश्चन में डाल दूं, तो जो काम दो क्वेश्चन में हो रहा था वो एक क्वेश्चन में हो जाएगा, कुछ टाइम मेरा यहां बच जाएगा। मैंने वही थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद वही काम अब नॉर्थ कैंपस में करवाया, और मान लो वही काम अब मैंने थोड़ा सा सीखने के बाद 12 घंटे में करवा दिया, 3 घंटे वहां बचा दिए। ये तो करवाने के बाद है। अगर मैं आपसे इस तरह बोलूं, यार हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, अभी किया भी नहीं है, सोच रहे हैं इस काम में जब बार बार रिपीट करेंगे, सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, कितना टाइम हमारा बचेगा। अब इसका एक बचकाना जवाब तो ये है, हमें क्या पता, काम किया ही नहीं है, बचेगा कैसे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट बैठता नहीं हो, क्या बोलता है, सर एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कितना टाइम बचेगा, उसकी मैं फ्यूचर की प्लानिंग जरूर कर सकता हूं, उसकी मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूं कि अगर इस काम के अंदर बार बार लर्निंग हुई, तो लर्निंग की वजह से कितना टाइम बचाने में कामयाब हो जाओगे। इसके लिए हमने मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला बनाया, लॉग का फॉर्मूला। वो कहता है लर्निंग का थ्योरी का फॉर्मूला, कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस करता है, लेकिन बहरहाल आपको कितनी कॉस्ट बचेगी टाइम सेव्ड होने की वजह से, उसकी थोड़ी सी प्लानिंग सिखा देगा। पेपर में आता है बेटा, और लर्निंग कर्व को डिसीजन मेकिंग के साथ भी मिलाकर ये पूछता है। जब आप ये पढ़ोगे तो आपका लेबर का चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप अगर मान लीजिए आप लोग जिस चैप्टर को हाथ लगा रहा हो उसमें सब कुछ बहुत कुछ डिटेल में बता रहा हूं, बेटा ये सब कुछ पढ़ना है, उसके बाद कहीं जाके वो चैप्टर हमारा कवर होगा। और दो तरह से कवर करना है, उस चैप्टर का अपना सवाल भी आ सकता है, और उस चैप्टर में जो सीखोगे उस नॉलेज को वो अपने लास्ट एरिया डिसीजन मेकिंग के साथ मर्ज करके भी मिलाता पूछता है आपसे। फिर बेटा आपका एक और चैप्टर वो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के नाम से। अभी बताया था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब प्रोडक्शन करने जाती है वो 3 किस्म के बेसिक खर्चे करती हैं। नंबर 1 वो मटेरियल की कॉस्ट लगाती है, नंबर 2 वो लेबर की कॉस्ट लगाती है, और नंबर 3 वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट लगाती है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट के अंदर इस बार भी सवाल आया है, और एक नहीं दो दो सवाल आए हैं इस बार ओवरहेड के। एक ओवरहेड का अपना है, और भी एक और चैप्टर बीच में आने वाला है एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, वहां से भी उठा के क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। सही है सर। ओवरहेड के अंदर ज्यादातर जो आप सीखोगे इस चैप्टर, वो आप सीखोगे एलोकेशन, बंटवारे। एलोकेशन क्या है सर? पहले एग्जांपल, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूं एक बच्चे को पढ़ाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग गई, आप बोला सर ये तो मसला हो जाएगा, क्योंकि बिजली का बिल टीएसए का वो बच्चों के हिसाब से नहीं आता, वो पूरी बिल्डिंग का आता है। अब मैं आपसे बोलूं घर का गैस का बिल आया है 2,000 रुपए का, एक वक्त खाना पकाने में कितनी गैस लग गई। आप बोला सर ये तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, कैसे मालूम करेंगे? अंदाजे ही लगा सकते हैं। ओवरहेड में ज्यादातर अंदाजे लगते हैं, एलोकेशंस लगती हैं, किस तरीके से एलोकेशन करें, और एलोकेट करने के अंदाजे लगाने का कोई एक परफेक्ट मेथड आज तक नहीं बना। बहुत सारे मेथड हैं। ये अंदाजे लेबर आवर पे भी लगते हैं, ये अंदाजे मशीन आवर पे भी लगते हैं, ये अंदाजे आपके मटेरियल से भी कंपेयर करके लगते हैं, ये अंदाजे आपके कन्वर्जन कॉस्ट से भी, 12 ओवरहेड के अंदाजे लगते हैं। ये चैप्टर आपको बताएगा ओवरहेड किस तरीके से एलोकेट्स होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर। जब ये पढ़ लोगे तो आपका मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का बेसिक एरिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी ओवरहेड के दो एडवांस चैप्टर और सिलेबस के अंदर मौजूद है, पहले उनको देख लो।
एक दिया हुआ है इसी के अंदर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसके नीचे दिया हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले जरा एब्जॉर्प्शन मार्जिनल को समझ लो बेटा। इसका इस बार भी पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। सर ये क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये दो अप्रोचेस हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, दोनों सही है, सिर्फ अपने अपने नजरिए की बात है। आपने सुना होगा कॉस्ट, जो आपने इको पढ़ा हुआ है, कुछ फिक्स कॉस्ट भी होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं? एक ऐसी कॉस्ट जो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कांस्टेंट रहे, यानी आपकी प्रोडक्शन का लेवल कम हो जाए या प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाए, वो कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहती है। ये सारी बातें हम डिटेल में अगली क्लास में करेंगे, बाकायदा ग्राफ बना बना के करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी एक इंट्रो आप ले लो। फिक्स कॉस्ट की एक मुनासिब सी एग्जांपल वो है फैक्ट्री का रेंट। मान लो आपकी फैक्ट्री रेंट पर है, 5 लाख रुपीज का रेंट आप पर मंथ पे करते हो। किसी मंथ प्रोडक्शन कम कर दो जब भी आपको 5 लाख का रेंट पे करना है, किसी मंथ प्रोडक्शन ज्यादा कर दो जब भी आपको 5 लाख का रेंट पे करना है, क्योंकि रेंट आपकी एक फिक्स कॉस्ट है। ठीक है सर? ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, इसके बारे में मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट दो अप्रोचेस लेके बैठे हुए। बाज लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू में शामिल मत करो, और बाज लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू में शामिल करो। ठीक है, एग्जांपल फिर लेते हैं। हम ये मोबाइल बनाकर बेचते हैं और मान लो फैक्ट्री का रेंट है 5 लाख रुपए का। किसी ने इस तरह बोला, भाई 5 लाख का फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं, लेकिन जो सर माजिद के हाथ में मोबाइल है, ये वाला मोबाइल बने या ये वाला मोबाइल ना बने, 5 लाख का रेंट तो मैंने हर हाल में पे करना ही करना है। एक ऐसी कॉस्ट जो इस मोबाइल के बनने पे डिपेंडेंट ही नहीं है, मैं इस मोबाइल में शामिल क्यों करूं? मर्जी आपकी, ना करो भाई। किसी ने इस तरह बोला, भाई मैं तो शामिल करूंगा। मैंने कहा तुम क्यों शामिल करोगे? उसने कहा मैं इसलिए शामिल करूंगा क्योंकि ये पूरी फैक्ट्री मैंने प्रोडक्शन के कामों के लिए रेंट पे ली हुई है। ना मैं प्रोडक्शन करवाता, ना मैं फैक्ट्री को रेंट पे लेता। लिहाजा मैं जो भी रेंट पे कर रहा हूं इन्वेंट्री को बनाने के लिए पे कर रहा हूं, और जब मैं मोबाइल की शक्ल में इन्वेंट्री बनाऊंगा इसमें मैं फिक्स कॉस्ट को भी शामिल करूंगा। झगड़े की बात नहीं है भाई, आपका दिल नहीं करता आप शामिल ना करो, आपका अपना नजरिया है। मेरा दिल करता है मैं शामिल करूंगा। अब इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ गया ना। जो फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री में डालेगा वो एक अप्रोच का फॉलोअर है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब करवाएगा, शामिल करवाएगा। और बात बोलते हैं भाई हम तो शामिल नहीं करवाएंगे, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉलोअर है। क्या माजिद से फर्क क्या पड़ता है? अब इससे फर्क पड़ता है उस बातों का जो आप FAR 1 में पढ़ चुके हो। जो फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री में डालेगा उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आएगी, हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर विल बी प्रॉफिट। और जो फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री में नहीं डालेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर देगा, लोअर द क्लोजिंग स्टॉक लोअर विल बी प्रॉफिट। इस बार भी सवाल आया था एब्जॉर्प्शन मार्जिन से प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। फिर इसी ओवरहेड का एक और चैप्टर है, वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब तक पेपर में इसका 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और जितनी बार भी आया 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इस बारे में एक जरा इंपॉर्टेंट बात समझ लेना बेटा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आईकैप ने पहली बार सिलेबस में स्प्रिंग 22 में शामिल किया था। इससे पहले इस सिलेबस में नहीं था, लेकिन एक बेध्यानी हो गई आईकैप से। स्प्रिंग 22 के अंदर इन्होंने जब इसका मामला शामिल करा, स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर ऐड होने से रह गया। ठीक है, तो आईके ने एक सर्कुलर निकाला कि यार चैप्टर प्रिंट होने से रह गया, तैयार था प्रिंट होने से रह गया। और इनका एक रूल होता है कि जो बुक में है वही हमारे पेपर में आना चाहिए, वही सिलेबस है हमारा। बोला इस March 22 की अटेम्प्ट के लिए इसे हम पेपर में टेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि है सिलेबस बुक में नहीं है, टेस्ट नहीं करेंगे। सितंबर से बड़ा टेस्ट करेंगे इसको। भाई सितंबर में तो नहीं आया, पहली बार इसका क्वेश्चन 23 में आया, और अब तक 3 बार क्वेश्चन आ गए 10 मार्क्स के। ये क्या है सर? ये भी आपको ओवरहेड की अकाउंटिंग सिखाता है। आपने कहा समाज इसमें कौन सी नई बात है? ये ओवरहेड की थोड़ी सी हमें जदीद अकाउंटिंग सिखाता है। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को जब आप एक ही फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाओ, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ। अगर आप एक ही फैक्ट्री के अंदर एक ही प्लांट के ऊपर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो अपने ओवरहेड मुख्तलिफ प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करोगे? ये हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिखाता है।
ये हमें दो वर्ड सिखाएगा बड़े मजे के। एक सिखाएगा कॉस्ट पूल और एक सिखाएगा कॉस्ट ड्राइवर, कि हर पूल का अपना अपना ड्राइवर बनाओ और जो चीज कॉस्ट को ड्राइव करवाती है उसके हिसाब से कॉस्ट को एलोकेट करो। जो प्रोडक्ट जिस एक्टिविटी को ज्यादा कंज्यूम कर रही है वो वाला खर्चा उस प्रोडक्ट को ज्यादा एलोकेट करो, और जो प्रोडक्ट किसी एक्टिविटी को कम कंज्यूम कर रही है वो वाला एक्सपेंस उस प्रोडक्ट को कम एलोकेट करो। तो मटेरियल के दो चैप्टर हैं, लेबर का एक चैप्टर है और ओवरहेड के तीन चैप्टर हैं। ये आप पढ़ोगे तो आपके बेसिक मामला कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फिर बता रहा हूं, इस बार वैल्यूएशन का सवाल भी आया है एक, मैनेजमेंट का सवाल भी आया है इन्वेंट्री का दो, लेबर का सवाल भी आया है तीन, ओवरहेड का सवाल भी आया है चार। यानी यहां से चार क्वेश्चन तो अब पेपर में सीधे सीधे आ गए। बाकी पेपर उसने बाकी चैप्टर से बनाया। अब सर वो क्या बनाया? अब यहां से बेटा कुछ चैप्टर दिए में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, और अगर थोड़ा सा और आगे आ जाओ तो सेकंड एरिया में कुछ नाम और दिए में प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, टारगेट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। अब जरा इनको समझना। जब आप ये बेसिक बातें समझ लोगे, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट, अब इस नॉलेज को अप्लाई करो, कॉस्ट की अकाउंटिंग शुरू कर दो। कंपनीज अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करती हैं। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पेपर में जो 99% चैप्टर हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हैं, लेकिन एक चैप्टर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी दिया हुआ है। इतना अच्छा चैप्टर है कि टोटल 2.5 पेज का बुक में दिया हुआ है। इतना अच्छा चैप्टर है, कोई सवाल भी नहीं दिया हुआ। इतना अच्छा चैप्टर है, आज तक पेपर में टेस्ट भी कभी नहीं हुआ है। तो पढ़ क्यों रहे? तो सिलेबस में है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। सर सीखना क्या है इसके अंदर? इसमें ये सीखते हैं कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल टीएसए आप लोगों को टीचिंग की सर्विसेज दे रहा है, क्या ये जानना नहीं चाहते एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट पढ़ाने में कितनी कॉस्ट लग जाती है? टेलीकॉम कंपनीज आपको नेटवर्क की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो जानना नहीं चाहता हमारा कस्टमर हमारे नेटवर्क को इस्तेमाल करता है, हमारी कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है? ऑडिट फर्म्स ऑडिट की सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो जानना नहीं चाहते कि हम जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? ठीक है सर। हॉस्पिटल्स, पेशेंट आते हैं, ओपीडी करवा के चले जाते हैं या कोई अपनी सर्जरी करवा के चले जाते हैं, हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो जानना नहीं चाहते हमारी कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है? इसके लिए पढ़ना पड़ता है सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर, कि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। फिर बेटा अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के चैप्टर शामिल हैं उनके अंदर बहुत सारे कॉस्टिंग मेथड हैं। वो मेथड इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाकर बेचते हो उसको बनाने का तरीका क्या है। बाज लोग कहते हैं हम लोग एक जैसी प्रोडक्ट बार बार बना रहे हैं, एक जैसे प्रोसेस से बार बार बना रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा कॉस्ट निकालने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। किसी ने कहा और भाईजान मैं तो नई नई चीजों पे काम करता रहता हूँ, कस्टमर आते हैं मुझे ऑर्डर देते हैं, जैसा ऑर्डर देते हैं वैसी चीज बनाकर दे देता हूँ, भाई तुम्हारी कॉस्ट निकालने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। जो लोग ऑर्डर पे काम करते हैं उनकी अकाउंटिंग समझने के लिए आपके सिलेबस में चैप्टर डाल दिया जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के नाम से। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग उन जगहों पे फॉलो होता है कि जहां पे ऑर्डर पे काम किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल आपका टेलर, जब कोई टेलर शॉप है, मशीनें लगा के बैठा हुआ है, लेबर को रख के बैठा हुआ है, लेकिन वो ये तो नहीं करता ना मेरा और आपका ड्रेस पहले से तैयार करके रख ले, नहीं सर। नॉर्मली क्या होता है, हम अपनी पसंद का फैब्रिक लेके जाते हैं, उसे अपना साइज अपना डिजाइन बताते हैं, जैसा ऑर्डर देते हैं वैसा ड्रेस वो तैयार करके दे देता है। चलो एग्जाम्पल बदल लो, कोई गाड़ियों का बड़ा वर्कशॉप है, मान लो गाड़ियों का हर किस्म का काम वहां पर होता है। सुबह हुई पहली गाड़ी आई, कस्टमर कह रहा है गाड़ी की ट्यूनिंग और सर्विस कर दें, आपने कहा गाड़ी छोड़ जाओ शाम में ले जाना। थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर आया, सर गाड़ी के इंजन से आवाजें सी आ रही हैं, चेक करके हमने बोला इंजन का कोई पार्ट चेंज होगा, 2 दिन के लिए गाड़ी वर्कशॉप में छोड़नी पड़ेगी, वो भी गाड़ी छोड़ के चला गया। तीसरा कस्टमर आया, सर गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, ठीक है सर डेंट निकाल दो मैचिंग का पेंट कर दो, आपने कहा गाड़ी 1 हफ्ते के लिए छोड़नी पड़ेगी, वो भी गाड़ी छोड़ के चला गया। अब वर्कशॉप के अंदर आ जाओ, वर्कशॉप में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और हर गाड़ियों पे अलग अलग काम हो रहा है। वो काम हो रहा है जिसका ऑर्डर हमें कस्टमर देकर गया है, हम उसके ऑर्डर के मुताबिक उसकी गाड़ी को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ऑर्डर हमें मिला है इसको हम कहते हैं हमें एक जॉब मिली है। क्या मिली है? एक जॉब मिली है, हम उस जॉब को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये गाड़ियां बन बन के निकलेंगी
क्या इनके ऊपर लगने वाली कॉस्ट सब पर एक जैसी होगी? नो सर। जिसकी ट्यूनिंग सर्विस की है शायद कॉस्ट थोड़ी कम होगी, जिसकी आपने डेंटिंग पेंटिंग करी है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, जिसका आपने इंजन का काम किया है उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। क्या वो जानना नहीं चाहता कि वो ऑर्डर पे जो भी काम कर रहा है हर ऑर्डर को कंप्लीट करने की कॉस्ट क्या है? टेलर वाले एग्जांपल में आ जाओ। टेलर अभी कह दे आज मैंने दिन भर में 2 ड्रेस तैयार करे। मान लो इस तरह कह दे यार एक ड्रेस जरा सिंपल सा था, वो 2-3 घंटे में बन गया। जो दूसरा ड्रेस था वो जरा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें कस्टमर ने कहा था एम्ब्रॉयडरी भी करवाना, वो मैंने बाहर से करवा के दी, बटन भी फैंसी वाले लगाना, उसमें डिजाइन भी अच्छा वाला बनाना, उसे बनाने में मुझे 5 घंटे लग गए। अब एक ड्रेस 3 घंटे में बन रहा है सिंपल, एक 5 घंटे में बन रहा है फैंसी। जब वो तैयार होंगे क्या दोनों पे उसकी इक्वल कॉस्ट लगी हुई है? नो सर। वो जानना चाहता है कि मेरे पास ऑर्डर पे जो भी सामान तैयार हो रहा है हर ऑर्डर की कॉस्ट क्या है। उनके लिए एक मेथड बना हुआ है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये चैप्टर तकरीबन 6 अटेम्प्ट हो गई है, पेपर में टेस्ट नहीं नहीं आया है, पहले आता रहा है। मैं हर बार बच्चों को ऐसे बोलता हूँ बेटा अटेम्प्ट बढ़ती जा रही है, आ नहीं रहा है, सरप्राइजिंगली कभी भी आ सकता है, लेकिन इस बार भी जॉब ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं आया। अब वही बात आपके लिए बोल दूंगा कि आपके टाइम में आ सकता है भाई। अब आएगा नहीं आएगा वो वक्त बताएगा। और आगे चलो सर, एक और चैप्टर आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है सर प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है सर। ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है इसी के लिए नाम लिखा हुआ है आपको ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, इन दोनों पे ब्रैकेट बना लो। बुक में ये 2 चैप्टर अलग अलग हैं, इनके सवाल मिला के आते हैं। या तो सिंपल प्रोसेस का सवाल आता है या उसको एडवांस करके ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट पे लेके चला जाता है, काम दोनों को एक साथ करना पड़ता है क्या सर? ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है सर, और करने में टाइम काफी लग जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉलो किया जाता है जहां पे एक जैसा प्रोसेस बार बार हो रहा हो, एक जैसी प्रोडक्ट को बार बार बनाया जाए, वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरीज, वो भी कह दे हम ऑयल लेते हैं, रिफाइन करके पेट्रोल बना के बेचते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब करना क्या है, ऑयल आता है, एक खास प्रोसेस से रिफाइंड किया जाता है, प्रोसेस सेम है, जो भी ऑयल आ रहा है उस प्रोसेस से रिफाइंड हो रहा है, पेट्रोल में कन्वर्ट हो रहा है। जानना नहीं चाहते पेट्रोल कितने का बन रहा है? आप एक प्रोसेस कर रहे हो, रोज करते हो, पेट्रोल कितने का बन रहा है? बात अप्लाई करो, मजीद मल्टीप्लाई करो। सर ऑयल को रिफाइंड करने गए, उसी ऑयल में से पेट्रोल भी निकल रहा है, उसी ऑयल में से डीजल भी निकल रहा है, उसी ऑयल में से कैरोसिन ऑयल भी निकल रहा है, उसी ऑयल में से आपके पास पेट्रोलियम जेली भी निकल रही है। जो लोग इंटर साइंस वाले होंगे, फिजिक्स पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, वहां पे ऑयल रिफाइनरी का पूरा प्रोसेस है। मैंने उस वक्त ये पढ़ा था कि ऑयल को रिफाइन करते वक्त 37 प्रोडक्ट बन के निकलती हैं। हो सकता है और ज्यादा रिसर्च हो गई हो, 37 प्रोडक्ट बन के निकलती हैं। ठीक है सर। अब मैं आपसे बोलता हूं, सर मैं तो ऑयल को रिफाइन करने गया था, रिफाइंड करने, 50 लाख रुपए लगे ऑयल को रिफाइंड करने में। उस 50 लाख में पेट्रोल भी बन के निकल गया, उसी 50 लाख के रिजल्ट में डीजल भी बन के निकल गया, उसी 50 लाख के रिजल्ट में मिट्टी का तेल भी बन के निकल गया। अच्छा होता 50 लाख में सिर्फ पेट्रोल बनता तो सारे पैसे किस पे डाल देता? पेट्रोल को एलोकेट कर देता। अच्छा होता 50 लाख के रिजल्ट में सिर्फ क्या बन के निकलता? डीजल बन के निकलता, मैं सारे पैसे डीजल की कॉस्ट में डाल देता। प्रोसेस एक तरह, मोर देन वन प्रोडक्ट बन बन के निकल आए। आप कैसे मालूम करोगे पेट्रोल कितने का बन रहा है, डीजल कितने का बन रहा है? प्रैक्टिकल सी बात करता हूं, पेट्रोल प्राइसिंग इज आ सेपरेट सब्जेक्ट। कभी जहन में सवाल आता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठी हुई है, वो डिपार्टमेंट सिर्फ आप तो खरीद सुनते हो ना, समरी बना के दे दी पेट्रोल 2 रुपए बढ़ा दो, समरी बना के दे पेट्रोल 50 रुपए महंगा कर दो, ठीक है ना? लेकिन वो डिपार्टमेंट जब वो कॉस्टिंग करता होगा कि इस वक्त पेट्रोल कितने का बन रहा है, डीजल कितने का बन रहा है, उन्हें अपनी सारी कॉस्ट रिकवर करनी है, किस तरीके से करे, तो ये कैसे किया जाता है, इसके लिए 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, इसमें 3 की वर्ड हैं जो बार बार आपके साथ लगेंगे और फिर वो एंड में डिसीजन मेकिंग में भी लगेंगे। जो एक जैसा काम बार बार करेगा, वो अपने काम को समझ जाएगा। जो अपने काम को समझ जाएगा वो ऐसी बातें करेगा, इस काम को करने के लिए ये लॉस होना जरूरी है, बार बार होगा, हर बार होगा, नॉर्मल लॉस।
ये लॉस कभी कभी होगा एबनॉर्मल लॉस, और कभी कभी एबनॉर्मल गेन। तो तीन की वर्ड है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग कुछ और है, एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग कुछ और है, एबनॉर्मल गेन की अकाउंटिंग कुछ और है। ऑयल को रिफाइन करोगे, कुछ ना कुछ पेट्रोल एवापोरेट भी होगा, नॉर्मल लॉस। इस बार कुछ ज्यादा ही एवापोरेट हो गया, जो ज्यादा हो गया तो एबनॉर्मल लॉस। ये सारी अकाउंटिंग अलग है। जो नॉर्मल है उसकी कॉस्टिंग कुछ और है, जो एबनॉर्मल है उसकी कॉस्टिंग कुछ और है। फिर आगे बढ़ो बेटा, एक नाम और लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग के बगैर पेपर नहीं बनाता, इस बार भी सवाल आया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बगैर भी नहीं बनाता। मुझे रिकॉल नहीं हो रहा इस बार कितने का है, पिछली अटेम्प्ट में इसका 19 मार्क्स का सवाल आया था, और इस बार भी क्वेश्चन नंबर 9 वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से ही आया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक कॉस्टिंग मेथड है जिसके अंदर हम करते क्या हो, अगर एक जैसी प्रोडक्ट बार बार बना रहा हो तो उसके लिए अपनी कॉस्ट के कुछ स्टैंडर्ड बना देते हो। मटेरियल 10 रुपए का लगना चाहिए चीज बनाने में, लेबर 5 रुपए की लगनी चाहिए चीज बनाने में, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट या तो उससे ज्यादा लग रही होती है या उससे कम लग रही होती है। फिर बैठ के वेरियंस कैलकुलेट करो, डिफरेंस कैलकुलेट करो कि जिस काम को करने में मटेरियल 5 रुपए का लगना चाहिए था 6 रुपए का क्यों लगा, इससे हमें कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। ठीक है सर। फिर एक और चैप्टर दिया हुआ है इस एरिया में, वो दिया हुआ है टारगेट कॉस्टिंग के नाम से। ठीक है, ये भी इन्होंने सिलेबस में नया शामिल किया था और अब तक इसका 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। सिखाता क्या है, टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसी अप्रोच है जो उन वक्त या उन जगहों पे इस्तेमाल की जाती है जब कंपनी नई प्रोडक्ट को बना के मार्केट में लाना चाहती है। देखिए आज का जो दौर है ना बेटा, बड़ा कॉम्पिटिटिव दौर हो गया है। कमोबेश हर प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन आ गया है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, एक तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कम होता जा रहा है। लाइफ साइकिल मतलब वो दौर नहीं है कि आईफोन 17 लॉन्च करके आप बैठ जाओ। लोगों को आईफोन 18 चाहिए और उससे बेहतर चाहिए। सैमसंग वाले ये नहीं कर सकते यार, अपना कोई मॉडल बना के मार्केट में लॉन्च करें बैठ जाएं। अब मान लो एक नमे को सैमसंग और आपका आईफोन, दोनों के जो प्रीमियम मोबाइल हैं एक दूसरे के लिए कंपटीशन का बाइस बने हुए। आईफोन आता है लोग बोलते हैं यार ये बेहतर है सैमसंग को छोड़ो, सैमसंग थोड़ा बेहतर ले आता है लोग बोलते हैं आईफोन को छोड़ो सैमसंग के ऊपर आ जाओ, अगर वो सॉफ्टवेयर के ऊपर इनडिफरेंट है। ठीक है सर जी। मान लो आईफोन 18 आ गया, फर्दर मान लो बेहतर है, लोग काफी सेटिस्फाई हैं, लेकिन कब तक, 6 महीने साल 1.5 साल, लोग क्या बोलेंगे इससे भी अच्छा वाला आईफोन चाहिए। एक तरफ तो आईफोन खुद परेशान है इससे अच्छा भी बना के लाना है, और दूसरी तरफ सैमसंग वाला क्या कोशिश कर रहा है कि भाई मैं आईफोन की टक्कर का मोबाइल निकालूं, इससे और बेहतर निकालूं, इसके अंदर और अच्छे फीचर्स हो। उसने अपने लोगों को बोला भाई लोग आईफोन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं, मैं इसको थोड़ा कंपटीशन देना चाहता हूं, मैं अपने आईफोन सैमसंग का जो बेहतर मोबाइल लाना चाहता हूं उसमें अच्छे अच्छे फीचर हो। फॉर एग्जांपल उसने लगाया है 50 मेगापिक्सल का कैमरा, मैंने ऐसे ही बोल दिया आप लगा दो 100 मेगापिक्सल का। उसकी जो ब्लूटूथ की रेंज है वो 5 मीटर की, आप डाल दो 15 मीटर की रेंज। और ये फीचर बताओ बन जाएगा, उन्होंने कहा सर बन जाएगा। अगर बन गया ना लोग आईफोन को भूल जाएंगे, लेकिन बनेगा 50 लाख का। अगर 50 लाख का बनेगा बेचोगे किसको, जब लोगों के पास 5 लाख में एक बेहतर आईफोन मिल रहा है। तो कोशिश क्या करनी है, उस जैसा मोबाइल उसी प्राइस रेंज में अवेलेबल हो। आपने अपनी टीम को बोला भाईजान कुछ भी करो अच्छा वाला सैमसंग बनाओ जिसको मैं 5 लाख का बेच सकूं, और मुझे 1 लाख का उसमें प्रॉफिट भी चाहिए। तो आपने कहा सर जी अपना कहना ये चाह रहा हो 5 लाख का बेच सको अच्छी चीज, कॉम्पिटेटिव चीज, 1 लाख का प्रॉफिट हटा दो, तो नया मोबाइल कितने का बनना चाहिए, 4 लाख का। आप हमें एक टारगेट दे रहे हो, टारगेट, कि आप इस टारगेट के हिसाब से चलो और कुछ ऐसी करके दिखाओ कि नई चीज बेहतर चीज 4 लाख में बना के दिखाओ। रफ सी एग्जांपल ले लो यार, आप दोस्त लोग अपनी कोई पिकनिक अरेंज कर रहे हो, एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई एक दो लोगों को रेस्पॉन्सिबल कर दो, आप सारे अरेंजमेंट कर लो, सारे पैसे खर्च कर दो, जो भी खर्चे हो बाद में बता देना, हम आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किसी ने ऐसे ही बोला भाई अंदाजन जो आप प्लान कर रहे हो कितने पर पर्सन हिस्से में आएंगे, आपने कहा कम से कम भाईजान 6,000 रुपए तो देने पड़ेंगे। किसी ने कहा भाई 6,000 तो बहुत ज्यादा है यार, और 10 लोग जा रहे हैं, 60,000 की पिकनिक करवा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 60,000 की पिकनिक करवा रहा हूं, इतना बजट नहीं है हमारा, अच्छी वाली पिकनिक हो और बस 40,000 में हो जाए। आपने कहा ठीक है भाई करते हैं कोशिश, 40,000 की पिकनिक हो अच्छी वाली हो, अब कॉस्ट को कट डाउन करना है, बैठ के प्लानिंग करोगे ना। आपने इस तरह बोला यार पहले सोच रहे थे गर्मी बहुत ज्यादा है एसी वाली बस करवा लें,
अब एक काम कर लेते हैं, बजट कम है, कॉस्ट को टारगेट किया हुआ है, हम एसी के बजाय नॉन एसी वाली बस करवा लेते हैं, कुछ पैसे यहां कम हो जाएंगे। सोचा था सुबह सब साथ जा रहे हैं, कहीं रुक कर नाश्ता करते हुए जाएंगे। अब कॉस्ट टारगेट करके चल रहे हैं, एक काम को नाश्ता घर से करके आना, कुछ पैसे यहां बच जाएंगे। सोचा था वापसी पर कहीं बैठकर चाय समोसे खाते हुए आएंगे। अब एक काम कर लेते हैं, रुकेंगे चाय पियेंगे, समोसे नहीं खाएंगे, कुछ बचत यहां पे हो जाएगी। सोचा था यार खाने के लिए दो तीन आइटम लेके जाएंगे, अब कॉस्ट टारगेट करके चल रहे हैं, एक काम करते हैं बिरयानी के कुछ बॉक्सेस लेके चले चलेंगे, उसी से गुजारा कर लेंगे। अब आप बताओ ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक कॉस्ट को टारगेट करके चल रहे हो। कॉस्ट को टारगेट करके चलोगे तो उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, कंट्रोल करने के लिए कहीं तो आपको कॉस्ट का रिडक्शन लाना पड़ेगा। प्लानिंग करो, कंट्रोलिंग करो, ताकि आप उस कॉस्ट को टारगेट करो। इसी तरीके से यार आज के दौर में हर कॉम्पिटिटर बेहतर प्रोडक्ट लाना चाह रहा है। बेहतर प्रोडक्ट लाने के चक्कर में कभी कभी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस प्राइस पे प्रोडक्ट को वो बेच नहीं पाता। जब वो बेच नहीं पाएगा तो फायदा क्या? तो क्या बोलते हैं, बेहतर प्रोडक्ट भी हो और मिनिमम कॉस्ट पे बने। अब मिनिमम कॉस्ट पे बनाने के लिए कितनी कॉस्ट पे बने, वो अपनी कॉस्ट को टारगेट करके चलता है। उस कॉस्ट पे कैसे लाया जाता है चीजों को, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करनी है। फिर बेटा एक चैप्टर और दिया मैं, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के नाम से, छोटा सा चैप्टर है एंट्रीज का। ये चैप्टर पे आखिरी बार सवाल ऑटम 2012 में आया था, उसके बाद कोई सवाल नहीं आया। लेकिन आईकैप ने जो ऑटम 12 वाला सवाल था वो आपके मॉडल पेपर में डाला हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, आसान सा काम है। कॉस्ट फ्लो, मटेरियल आता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, आगे जाता है वो वर्क इन प्रोसेस बन जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड बन जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, फिनिश गुड बिक जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारी बातें यहां पर आपको समझनी है बेटा। फिर आपके सिलेबस का लास्ट एरिया है जो कि कॉस्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के नाम से है। यहाँ पे दो चैप्टर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर तीन चैप्टर और हैं। उनमें एक हमारे पास है रेलिवेंट कॉस्ट, एक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। स्लैश करके लिख लो, इस चैप्टर को ब्रेक इवन का नाम भी दिया जाता है, स्लैश के ब्रेक इवन। इस बार भी ब्रेक इवन का क्वेश्चन आया है। ब्रेक इवन वो पॉइंट कहलाता है कि जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, अपने सारे खर्चे रिकवर कर ले। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिनिमम ख्वाहिश होती है, ना बचे, नुकसान तो ना हो, कम से कम ब्रेक इवन तो आ जाए, जो आप इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट करते थे। यहां पर आप ब्रेक इवन को कैलकुलेट करना सीखोगे। रफ सी एग्जांपल, टीए से अभी बोलते हैं, सर माजिद आप कॉस्टिंग पढ़ाते हो, ये बताओ कितने स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में हमारे पास पढ़े ताकि हमारा ब्रेक इवन आ जाए। मान लो कॉस्टिंग मेरी समझ में आती है, मैंने बैठ के पूरा हिसाब किताब बनाया, इनको बताया आपको कम से कम 25 बच्चे चाहिए ब्रेक इवन लाने के लिए। यानी किसी सब्जेक्ट में 25 एडमिशन हो, ऐसी बात कर रहा हूं, तो आपका क्या आता है, ब्रेक इवन। और अगर प्रॉफिट चाहिए, 25 से ऊपर आपको स्टूडेंट चाहिए। 25 स्टूडेंट के एडमिशन क्यों चाहिए, ब्रेक इवन लाने के लिए। और उसके बाद क्या चाहिए, प्रॉफिट लाने के लिए आपको और स्टूडेंट चाहिए। 25 से कम वॉल्यूम पे काम करोगे, आप लॉस में काम कर रहे हो। इसी तरह से आप प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो, आप जानना चाहते हो कि मैं किसी प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम सेल करूं ताकि पहले मेरा ब्रेक इवन आए, और कितना वॉल्यूम मैं और सेल करूं ताकि मेरा प्रॉफिट आ जाए। इस सब को प्लान करके चलना पड़ता है। ये प्लानिंग कैसे की जाती है तो आपको इस चैप्टर में सीखने का मौका मिलेगा। फिर दो चैप्टर है बेटा, रेलिवेंट कॉस्ट और डिसीजन मेकिंग। बुक में अलग अलग है, सवाल दोनों के मिला के आते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में काम आता है, डिसीजन मेकिंग रेलिवेंट कॉस्ट की बेस पर की जाती है। जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, रेलिवेंट इररेलिवेंट रेलिवेंट इररेलिवेंट, जो इररेलिवेंट कॉस्ट होती है उसका डिसीजन मेकिंग में कोई काम नहीं होता, और जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है सारी डिसीजन उसी की बेस पर की जाती है। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बंद कर रहे हो, एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो, क्वालिफाइड हो, इत्तेफाक से मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला काम करते हो। आज हमारे डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है, कुछ अक्कल वाले फैसले होने वाले, अक्कल वाले फैसले कंपनी के लिए, क्योंकि डायरेक्टर का यही काम होता है बैठ के डिसीजन मेकिंग करें। उन्होंने इस तरह बोला, या जरा आपको बुला के ले आओ, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बुला के ले आओ। आपने कहा सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसका क्या काम है? आपने कहा वो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन हम जो अक्कल वाले फैसले करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट का अकाउंटेंट है, वो मैनेजमेंट की सोच रखता है, वो डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करेगा। वो हमें हमारे हर डिसीजन का फायदा नुकसान हमें समझाएगा, फायदा नुकसान, इस डिसीजन से क्या क्या फायदा होने वाला है और क्या क्या नुकसान होने वाला है। आपको बुला लिया, मीटिंग में आप बैठ गए, आप जो भी फैसले कर रहे हैं, जहां जहां तक मुमकिन हो आपसे भी मशवरा कर रहे हैं, आप अपने अकल के लिहाज से उनको मशवरे दे रहे हैं।
आप इसमें कह रहे हैं सर ये कॉस्ट इस फैसले में इररेलीवेंट है, ये कॉस्ट इस फैसले में रेलिवेंट है। अब बात आपकी समझ में नहीं आ रही। जो इररेलीवेंट है ना उसको तो साइड में कर दें, उसका हमारी इस मीटिंग में कोई काम नहीं है। और जो रेलिवेंट है उसको पकड़ लें, और जो पकड़ेंगे उसी की बेस पे हम फैसले करेंगे कि हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के पेपर में दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी तो तीन तीन भी आ जाते हैं। इस बार दो क्वेश्चन आए थे। डिसीजन मेकिंग अक्ल वाली बात करने के लिए जरूरी है पहले अक्ल में कॉस्टिंग की नॉलेज तो हो। ठीक है सर, तो क्या करते हैं बेटा, हर जगह पे इस चैप्टर को सबसे आखिर में पढ़ाया जाता है। पढ़ाना भी आखिर में ही चाहिए, बुक में भी आखिर में ही दिया हुआ है कि पहले बाकी चीजें पढ़कर आ जाओ, सब चीजों के बारे में समझ के आ जाओ, फिर बैठ के अक्ल वाले फैसले कर लेना। बस ये आपका एक छोटा सा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। ठीक है सर जी। अब देखें, फिर समझने की कोशिश करना। देखें, पूरा कोर्स मैंने करवाना है, मैं परेशान दिख रहा हूं आपको, और मेरे पे और कितने सब्जेक्ट का होता है लोड वो भी आप जानते ही हो। मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ। क्यों भाईजान, एक चीज सर पे पड़ती है ना, अब करना तो है, हंस के करो या रो के करो। मेरी आदत है एंजॉय करके करो। एंजॉय करके करोगे तो उससे सब्जेक्ट की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, ना ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो थोड़ा सा सबर सा आ जाता है। इसी तरह से बेटा, रिक्वेस्ट आपसे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब क्योंकि मैं सब्जेक्ट कई बार पूरा पूरा पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पता है किस तरीके से लेके चल रहा है। मुमकिन है शुरू में स्पीड थोड़ी सी स्लो लगे, लेकिन जब वो कहते नहीं है गाड़ी थर्ड गियर में आती है, फोर्थ गियर में आती है, फिर एकदम से गाड़ी भागने लगती है। तो फिर जब हमारे बेसिक चैप्टर हो जाएंगे ना, फिर आपको मजा आएगा और ज्यादा कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग ये वो सब्जेक्ट है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, इतना बोल रहा हूं, अगर सही जगह पे पढ़ ली, सही टीचर से पढ़ ली और समझ में आ गई, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। घर में कुछ भी काम हो रहा है तो पता है क्या होगा, अब्बू इस तरह बोलेंगे, बेटा कोई भी मीटिंग हो रही है आपको बुला लो। आप बाकी बहन भाई बुरा मान रहे हैं, आप हर जगह इसको बुला लेते हो। आपने कहा उसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली सोच है, वो हमारे हर जगह बैठ के घर के फायदे नुकसान हमें गिनवाता रहता है। आप क्या करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करते हो, ट्रांजेक्शन हो गई रिकॉर्ड कर दो। वो उस कॉस्ट को बचाने की बातें करता है, वो घर के रेवेन्यू को बढ़ाने की बातें करता है, वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट की बातें करता है। अब आप शक्ल, ये होता क्या इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, पूरी डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट करनी है। हमारा हर वो फैसला जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दे, हर वो फैसला कर लो। ठीक है बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह ने चाहा, सेहत रही, हिम्मत रही, इंशाल्लाह वक्त पे कोर्स कंप्लीट करेंगे और बहुत आराम से करेंगे। बुक हमें लाजमी चाहिए होगी। शुरू के चंद दिन तो अभी नहीं चाहिए, अपने हैंडआउट से मैं गुजारा कर लूंगा, लेकिन आगे जाकर पूरे पूरे चैप्टर हमें स्टडी टेक्स्ट से पढ़ने हैं और सारे पास पेपर की कवरेज भी करनी है। लास्ट टाइम भी जो बच्चे पढ़ रहे थे फिजिकली, ठीक है, उनके दो दो रजिस्टर वो बताते हैं कि सर आपने क्लास में भरवा दिए थे। आप जानते हो मैं असाइनमेंट बहुत कम देता हूँ, सारी जिम्मेदारी अपने पे रखता हूँ और क्लास में ही करवाता हूँ, तो दो दो रजिस्टर भरवाने के लिए मुझे क्लास में ठीक ठाक प्रैक्टिस करवानी होती है। कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेक्चर, बाकी हर सवाल एक नया सिनेरियो लेकर आता है। करे जाओ करे जाओ करे जाओ, कॉन्सेप्ट बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, और कुछ भी नहीं है कॉस्टिंग के अंदर, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह शायद कल भी क्लास हमारी लगेगी बेटा, हम यहीं से बातचीत को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।